हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। आज से हम एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा पेपर आप परीक्षा में देते हैं, ये प्रैक्टिस सेट उसी पैटर्न पर आधारित होंगे। हमारी एलटी ग्रेड की रैपिड रिवीजन क्लास की भी सीरीज चल रही है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर उसे भी देखें। यदि आप रैपिड रिवीजन के साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखते हैं तो ये दोनों सीरीज आपके चयन में मील का पत्थर साबित होंगी। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारी आज का क्लास का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में 4 जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण मतलब उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। तो आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, मतलब ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे हैं हमारे जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ जी, तो मल्लिनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जल कलश, मतलब बी का 4 हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प, मतलब सी का 3 हो जाएगा। और हमारे जो है संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है अश्व, मतलब डी का 2 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 1 4 3 2, मतलब ऑप्शन ए 1 4 3 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिए हुए हैं 4 सम्राट और सूची 2 में दिए हुए हैं विरुद्ध। ये विरुद्ध नहीं है, ये विरुद्ध लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हो गया है। विरुद्ध का मतलब होता है प्रशंसा स्वरूप दी जाने वाली पदवी। तो अशोक की पदवी क्या थी, सम्राट अशोक की पदवी थी देवनाम प्रिय, मतलब ए का हो जाएगा 2 नंबर। समुद्रगुप्त की थी परिक्रमांक, मतलब बी का हो जाएगा 1। चंद्रगुप्त द्वितीय की पदवी थी विक्रमादित्य, मतलब सी का 4। और स्कंदगुप्त की पदवी थी क्रमादित्य, मतलब डी का 3। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। रजब वाह बोलते थे यमुना से निकलने वाली नहर को। तो इसका उत्तर होगा सहाब नहर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सहाब नहर। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया, इसका उत्तर होगा सहाब नहर। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में 4 संधियां दी हुई हैं और सूची 2 में 4 सन दिए हुए हैं। तो हमें संधि का सन मिलाना है। तो जो इलाहाबाद की संधि थी, ये इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। कब हुई इलाहाबाद की संधि, 1765 में, मतलब ए का आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। मंगलौर की संधि कब हुई है, मंगलौर की संधि हुई 1784 में। मंगलौर की संधि 1784, मतलब बी का 2। तीसरा है सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि कब हुई है, सालबाई की संधि हुई 1782 में। कब हुई है, सालबाई की संधि हुई 1782, मतलब सी का 1। और चौथा है मद्रास की संधि, मतलब डी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1769 में, मतलब डी का 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 4 2 1 3। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका उत्तर होगा 4 2
1 3, तो 4 2 1 3 ये ऑप्शन सी में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है सरनाल का युद्ध। क्या है? पहला है सरनाल का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा है धर्मत का युद्ध और चौथा है जजाऊ का युद्ध। जो सरनाल का युद्ध था ये हुआ था 1572 में। कब हुआ था ये? 1572 में। कब हुआ? 1572 ईस्वी। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ? 1540 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध जो था वो हुआ था 1658 ईस्वी में। कब हुआ? 1658 ईस्वी में। और जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1707 ईस्वी में। तो यदि हम इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले आएगा 1540 मतलब बिलग्राम का युद्ध, मतलब 2। फिर उसके बाद आएगा 1572 मतलब सरनाल का युद्ध, मतलब ऑप्शन 1। फिर आएगा इसके बाद धर्मत का युद्ध 1658 मतलब ऑप्शन 3। और फिर इसके बाद आएगा जजाऊ का युद्ध 1707 मतलब 4। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा जो कालानुक्रम में व्यवस्थित करने पर 2 1 3 4 क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 मतलब ऑप्शन 1। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देख चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चचाई प्रपात, तो चचाई प्रपात भी बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये भी सही है। नर्मदा नदी पर है धुआंधार प्रपात, सही है। चौथा है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, यही आपका गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर। क्या? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर। ठीक है। तो इसका कांची नदी नहीं होगा, इसका क्या होगी? बूढ़ा नदी। क्या होगा? बूढ़ा 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 नदी नदी पर। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो यह है, इसका उत्तर होगा चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दामोदर। क्या होगा? दामोदर। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यकायक कभी भी बाढ़ आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में 4 फसलें दी हुई हैं और सूची 2 में मौसम दिए हुए हैं कि ये कब कब होती हैं। तो सूरजमुखी जो होता है वो वर्ष भर होता है, मतलब वर्ष के सभी मौसम में होता है, मतलब ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है खरबूजा, तो खरबूजा जो होता है आपका वो आपका रहेगा जायद, मतलब गर्मी में, मतलब बी का क्या हो जाएगा? इसका बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 हो गया। फिर तीसरा है कपास। कपास कब होता है? ये होता है खरीफ, मतलब वर्षा ऋतु के आसपास, तो सी का क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। और चौथा है अलसी, तो ये अलसी कब होता है? अलसी होता है रबी के टाइम पे। कब होता है? रबी के टाइम पे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका डी का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा डी का? डी का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? 4 2 1 3। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? हमारा उत्तर होगा 4 2 1 3, अर्थात ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये गलत लिखा हुआ है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और जो हंगुल होता है, ये हंगुल क्या है इसका? हंगुल जो होता है वो एक बारहसिंगा की एक प्रजाति है, जिसको कश्मीरी बारहसिंगा भी बोलते हैं, और यह जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसका जो है क्या है, ये हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों और बाघों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है राष्ट्रीय दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब इनकी लोकेशन भी जान ले। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है वो आपका पड़ता है उत्तराखंड में। किस में पड़ता है? उत्तराखंड में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपका? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है केरल में। किस में पड़ता है? केरल में। किस में? केरल में पड़ता है ये आपका। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पड़ेगा असम में। किस में पड़ेगा? असम में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे, अर्थात जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, तो वह है हरियाणा। क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं वैसे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। अच्छा, देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस प्रदेश का है? वो है केरला। केरला का कितना है? 1026। कितना है? कितना है केरल का? केरल का है 1026, और ये देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का कितना है? 931। कितना है? 931 है मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र का कितना है? 925। कितना है? 925 है महाराष्ट्र का। और पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात है 947। और हरियाणा का कितना है? 879। तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये किसमें है? हरियाणा में। किसमें है? हरियाणा में। 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में 4 झीलें दी हुई हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इनको मिलान करना है। तो जो साला झील है, साला झील की जो लोकेशन है वो है अरुणाचल प्रदेश। जो बड़खल झील है इसकी लोकेशन है हरियाणा। जो लोकटक झील है इसकी लोकेशन है मणिपुर और कालीवेली झील की लोकेशन है तमिलनाडु। अर्थात ए का हो जाएगा 1 साला झील अरुणाचल प्रदेश, बी का हो जाएगा 2 बड़खल झील हरियाणा, सी का हो जाएगा 3 लोकटक झील मणिपुर, चौथा है डी कालीवेली झील, उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी तमिलनाडु, मतलब डी का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा 1 2 3 4। क्या होगा 1 2 3 4, अर्थात ऑप्शन ए होगा हमारा सही उत्तर। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल श्रेणी। तो सबसे पुरानी तो अरावली श्रेणी है और भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है हिमाद्री श्रेणी। क्या है, हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी किसे कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा महान हिमालय है उसकी जो है ग्रेटर हिमालय की जो है उसको हिमाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और सूची 2 में क्या दिए हुए हैं, 4 राज्य दिए हुए हैं। तो हमें इनकी लोकेशन बतानी है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो जो इंद्रावती है, ऑप्शन ए में जो इंद्रावती है, इंद्रावती की लोकेशन है छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। बी है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा गोवा में। कहां पड़ेगा, गोवा में। तो इसका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। तीसरा है कलेसर। कलेसर मतलब सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कलेसर, कलेसर की लोकेशन क्या पड़ेगी, हरियाणा। क्या पड़ेगी, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो सी का 2 हो जाएगा। और चौथा राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन क्या है, झारखंड। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तांबा, पहले 4 यहाँ पे खनिज दिए हुए हैं और उनके ये 4 खनिज हैं और ये 4 उनके उत्खनन वाले शहर हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन या कौन कौन से विकल्प सुमेलित नहीं है। मतलब हमें सुमेलित वाले जो सही हैं उनको छोड़ देना है, जो सुमेलित नहीं है हमें उनका चयन करना है, वही उत्तर में हमें देखना है। तो पहला दिया हुआ है तांबा खनिज और इसका उत्खनन शहर दिया हुआ है चित्रदुर्ग। क्या, तांबा चित्रदुर्ग। तो इसका क्या उत्तर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चित्रदुर्ग किसके लिए फेमस है, चित्रदुर्ग है अभ्रक के लिए। किसके लिए फेमस है, चित्रदुर्ग अभ्रक के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए। तो एक तो पहला हो जाएगा। दूसरा लौह अयस्क बेल्लारी, तो ये हमारा जैसे तांबा चित्रदुर्ग सही नहीं है। लौह अयस्क बेल्लारी ये सही है। ये लौह अयस्क का जो उत्खनन शहर है वो बेल्लारी है। जो इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। जो मैग्नीज है वो भीलवाड़ा से मिलता है। भीलवाड़ा से नहीं मिलता है। भीलवाड़ा से हमें क्या क्या मिलता है, भीलवाड़ा से अभ्रक निकलता है। क्या निकलता है, भीलवाड़ा से अभ्रक निकलता है।
और चित्रदुर्ग से मैग्नीज। क्या मैग्नीज जो निकलता है वो चित्रदुर्ग से निकलता है, और भीलवाड़ा से हमें क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। और चित्रदुर्ग से भी अभ्रक मिल रहा था, भीलवाड़ा से भी अभ्रक मिलता है। तो हमारा ये जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही मैच नहीं है। बॉक्साइट कटनी से बिल्कुल सही है। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा जो सही सुमेलित नहीं है, कौन कौन से? लौह अयस्क और बॉक्साइट वाला, मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, मतलब 2 एंड 4। क्या हो? 2 एंड 4 हमारे सही हैं। उसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन कौन से नहीं है? पहला और तीसरा, तांबा और मैग्नीज। तो हमारा 1 और 3 मतलब ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र। 4 ऑप्शन दिए थे, आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा, सौरमंडल। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी है 1992। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी 1986 में। कब किया गया था? 1986। तो भारत सरकार द्वारा जो इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पारित 23 मई 1986 को किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? ये जो पारित हुआ वो हुआ 23 मई को। कब हुआ? 23 मई को। ठीक। और लेकिन ये पारित होने के बाद जो है, पारित तो हुआ 23 मई को, लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये 19 नवंबर से हुआ। किससे हुआ? 19 नवंबर 1986 से। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? ऑप्शन ए है पफ बॉल्स, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है लाइकेन और ऑप्शन डी है मॉस। क्या है? मॉस। तो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सूचक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाइकेन। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, मतलब ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू जो किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी। तो भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष थे, कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा ऑप्शन सी उत्तर होगा। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? ये हमारे संविधान के संदर्भ में है। किसमें है? हमारे संविधान के संदर्भ में है कि ये कहां से आए।
तो ये प्रकाश में कहां से आए? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? ये आए फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रकाश में आए। किसमें आए? फ्रांसीसी क्रांति से मिले ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अन्य तीन ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हैं बोल्शेविक क्रांति, मैग्ना कार्टा और चीनी क्रांति, लेकिन हमें केवल इसका उत्तर याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद फ्रांसीसी क्रांति के साथ हमारे जो है संविधान में प्रकाश में आए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी है गैसीय और ऑप्शन डी है ठोस। तो मतलब हमें तरल को बोलेंगे द्रव, तो ठोस द्रव गैस में किसका घनत्व न्यूनतम है? तो जो सबसे कम जो घनत्व होता है वो होता है गैस का। किसका होता है? सबसे कम घनत्व होता है गैस का। और सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो होता है ठोस का, मतलब सॉलिड का। किसका होता है? सॉलिड का। और फिर इसके बाद होता है लिक्विड का। ठीक, तो सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? न्यूनतम घनत्व वो होगा गैस का। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन। ऑप्शन बी है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ऑप्शन सी है पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन। और ऑप्शन डी है समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है, वो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी द्वारा प्रकाश के छितराव के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? ऑप्शन ए है 3.5 से 6.5, ऑप्शन बी है 6.5 से 8.5, ऑप्शन सी है 8.5 से 10.5 और ऑप्शन डी है 10.5 से लेकर 13 तक। तो इसका क्या होगा? सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होगा? तो जो ये होगा ऑप्शन बी, 6.5 से लेकर 8.5 तक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का जो पीएच मान होगा वो 6.5 से लेकर 8.5 तक होगा। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी जांच एल्कलॉइड की मौजूदगी को दर्शाती है? इनमें से कौन सी जांच या टेस्ट एल्कलॉइड की मौजूदगी को दर्शाती है? ऑप्शन ए मोलिस टेस्ट, ऑप्शन बी एक्रोलिन टेस्ट, ऑप्शन सी मेयर्स टेस्ट और ऑप्शन डी जिलेटिन टेस्ट। तो एल्कलॉइड की मौजूदगी को दर्शाता है कौन सा टेस्ट? मेयर्स टेस्ट। कौन सा? मेयर्स टेस्ट। इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन ए पुजारी के लिए, ऑप्शन बी स्त्री के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए, ऑप्शन डी ब्राह्मण के लिए। तो अघन्य का अर्थ जो होता था वो ऋग्वेद के समय पे वैदिक सभ्यता में जो अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसका अर्थ होता था ना मारे जाने योग्य। तो ये जो अघन्य शब्द प्रायः जो प्रयोग किया जाता था ये गाय के लिए किया जाता था, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर सी होगा, गाय के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
यह आज का अंतिम प्रश्न है और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके 99% चांस है कि आपको परीक्षा में मिल जाए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कार्रवाई रोक देना, ऑप्शन बी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन और ऑप्शन डी कार्यालय में रुके रहने के लिए प्राधिकार क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। ऑप्शन बी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, यह है इसका अर्थ। यही हमारी आज की ये जो है प्रैक्टिस सीरीज जो प्रश्न पत्र था, जो प्रैक्टिस सेट 1 वो हमारा समाप्त होता है। तो यहाँ हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। चलिए थैंक यू।